देश के लोकतंत्र का असली इम्तिहान तब होता है जब चुनाव होते हैं और जब उन्हीं इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठने लगे तो समझ लो कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हो रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अब एक ऐसे मुद्दे पर कदम उठाया है जो हर एक वोटर के अधिकारों से जुड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली असेंबली इलेक्शंस जो 5 फरवरी को होने वाले हैं, उससे पहले कुछ शॉकिंग खबरें हैं जो मीडिया में छाई हुई है। इतने कंट्रोवर्शियल इश्यूज के बीच में क्या दिल्ली असेंबली इलेक्शंस फेयरली और ट्रांसपेरेंटली हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल अभी हमारे देश की जनता के मन में घूम रहा है। तो आइए बिना देरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट हियरिंग पर चलते हैं, जहां इलेक्शंस की ट्रांसपेरेंसी को लेकर कई बातें उठाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन की सुनवाई की है जिसमें ये कहा गया है कि 1961 के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में एक ऐसा अमेंडमेंट किया गया है जो पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक अंधकार में ढकेल सकता है। ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट का कहना है कि ये नए रूल्स वोटर्स के अधिकारों को दबाने का एक नया तरीका है। क्या ये डेमोक्रेसी की असली रोशनी को बुझाने का एक और खेल है? क्या एक नया मास्टर स्ट्रोक तैयार हो रहा है जिसमें वोटर्स को बस एक स्पेक्टेटर बना दिया जाएगा और असली गेम अंदर ही अंदर खेला जाएगा? ये सभी सवाल इस केस की हियरिंग के कंक्लूजन पर ही साफ हो पाएंगे, लेकिन तब तक देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आर्गुमेंट सुने और क्या फैसला लिया है। इस मुद्दे को उठाने वाली आरटीआई और ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष साफ साफ कहा है कि जो नया अमेंडमेंट रूल 93(2)A में किया गया है वो वोटर्स के फंडामेंटल राइट्स का सीधा सीधा उल्लंघन है। पहले रूल 93(1) में कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को छुपाने का प्रावधान था, पर अब नए रूल 93(2)A में तो इलेक्शन से जुड़ी हर एक चीज को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी, रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट, सब कुछ वोटर्स के हाथ से दूर है। पहले लिखा गया था ऑल अदर पेपर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, लेकिन नए रूल में लिख दिया गया है दैट ऑल द अदर पेपर्स एज स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन शैल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। मतलब जो छुपाना है उसको छुपा दिया जाएगा और जो दिखाना है सिर्फ वही दिखाया जाएगा। पिटिशनर मानती हैं कि ये एक ऐसा लूपहोल है जिसमें ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक नाम भर की चीज बन गई है। जो दिखाना है बस वही दिखाएंगे, जो छुपाना है उसका कोई पता नहीं चलेगा। पिटीशन में साफ साफ लिखा गया है कि ये अमेंडमेंट आर्टिकल 19(1)A और आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वायलेशन है, जो फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। मतलब अब चुनाव से जुड़ी असली सच्चाई पब्लिक से छुपाई जा सकती है। इस पिटीशन में डिमांड की गई है कि रूल 93(2)A का अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए, इलेक्शन रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज वोटर्स के लिए अवेलेबल हो और रिटर्निंग ऑफिसर्स हैंडबुक में दिए गए ओपेक रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए। पिटीशन को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है और इलेक्शन कमीशन और मोदी सरकार को नोटिस भेजा है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो भेज दिया, लेकिन इस पर कई और सख्त एक्शंस भी लिए जाएंगे या फिर ये एक और अधूरा फैसला बनकर रह जाएगा। क्या सच में इस देश में वोटर्स के पास अधिकार है या सिर्फ एक वोटिंग मशीन दबाने की आजादी है, जिसमें अंदर क्या हो रहा है उसका किसी को कोई पता नहीं। इस ट्रांसपेरेंसी वाले बवाल के बीच में एक और पॉलिटिकल हंगामा दिल्ली के गोविंदपुरी में देखने को मिला है, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अतिशी के खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का केस दर्ज किया है। क्रिटिक्स का असली सवाल ये है कि बीजेपी के लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, आखिर ऐसा क्या हुआ है? आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के रमेश बिदोरी के रिश्तेदार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ रहे थे। जब आम आदमी पार्टी सपोर्टर्स ने इसका वीडियो बनाया तो पुलिस ने उल्टा उन्हें ही उठा लिया। तो सवाल ये है कि क्या पुलिस और इलेक्शन कमीशन भी अब एक तरफ हो गए हैं? इस पूरे ड्रामा का सबसे एक्सप्लोसिव मूवमेंट तब आया जब रात के 2 बजे चीफ मिनिस्टर अतिशी पुलिस स्टेशन पहुंची और कहा कि उनके सपोर्टर्स को बिना किसी वजह से उठाया गया है। उनका कहना था दिल्ली पुलिस इलीगली टुक इनटू कस्टडी 2 youths who were reporting and making a video of MCC violations. No actions was taken against those making the violation. पर जब अतिशी ने SHO के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी चाहिए तो कुछ उल्टा ही देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इलेक्शन कमीशन और दिल्ली पुलिस खुलेआम बीजेपी के हुलीगेनिज्म का प्रोटेक्शन कर रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी अगर कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ती है तो उस पे कोई एक्शन नहीं होता, पर अगर कोई आम आदमी या आम आदमी पार्टी का सपोर्टर उनका वीडियो बनाता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। अमित मालविया ने इसका तुरंत जवाब दिया है और कहा है कि अतिशी के सपोर्टर्स ने एक पुलिस ऑफिसर को तमाचा मारा है। बीजेपी के रमेश बिदोरी ने भी एक क्लीन चिट दी है और कहा है कि मेरे दोनों बेटे एक एडवोकेट और एक इंजीनियर हैं, वो इंडिया में भी नहीं है। आम आदमी पार्टी सिर्फ हार से डरते हुए ये ड्रामेबाजी कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का महासंग्राम शुरू हो चुका है और साथ ही कानूनी कार्रवाइयां भी
तेजी से है। 7 जनवरी से 20 फरवरी तक जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, तब से 33,434 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने इलीगल एक्टिविटीज पर भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर सख्ती बढ़ गई है और शराब, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी पर नजर रखने के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सबसे शॉकिंग इन केसेस में ये देखा गया है कि दिल्ली पुलिस ने MCC वायलेशंस के 1049 केसेस दर्ज किए हैं। इस दौरान 462 इलीगल वेपन्स, 510 कार्ट्रिजेस और 1,08,258 लीटर लिकर भी पकड़ी गई है। आर्म्स एक्ट के तहत 482 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। चुनाव में 3 मुख्य पार्टीज आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टकरार है। आम आदमी पार्टी इस इलेक्शन में अकेले चुनाव लड़ रही है, जो इंडिया गठबंधन के अंदर दरार की अफवाहों को और भी तेज कर रही है। बीजेपी लीकर पॉलिसी स्कैम और पॉल्यूशन के मुद्दे को बना रही है, जबकि केजरीवाल ने जाट आरक्षण की डिमांड उठाई है। कांग्रेस भी मैदान में है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी आरोप लगा रही है। आपको बता दूं कि ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव में लड़ रहे 699 कैंडिडेट्स में से 132 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, जिनमें 81 में सीरियस क्राइम्स डिक्लेयर किए गए हैं। 13 कैंडिडेट्स पर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक केसेस हैं, 2 पर मर्डर का आरोप है और 5 पर अटेम्प्ट टू मर्डर का। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद पार्टीज ने क्रिमिनल्स को टिकट देना बंद नहीं किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 19% कैंडिडेट्स किसी न किसी क्रिमिनल केस में फंसे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के 70 में से 44 कैंडिडेट्स, कांग्रेस के 70 में से 29 और बीजेपी के 68 में से 20 कैंडिडेट्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रेड अलर्ट जोन में हैं, जहां 3 या उससे भी ज्यादा क्रिमिनल्स चुनाव लड़ रहे हैं। मटियाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा 5 क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स हैं। अगर पैसों की बात करें तो बीजेपी के करनैल सिंह सबसे अमीर कैंडिडेट हैं, जिनकी टोटल प्रॉपर्टी 259 करोड़ की है, और उनके बाद बीजेपी के मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, जिनकी प्रॉपर्टी 248 करोड़ की है। कांग्रेस के गुरचनन सिंह राजू 130 करोड़ और बीजेपी के परवेज साहिब सिंह ₹115 करोड़ के एसेट वाले हैं। 125 कैंडिडेट्स 5 करोड़ या उससे ज्यादा के मालिक हैं, जबकि 222 कैंडिडेट्स ₹10 लाख से भी कम की प्रॉपर्टी वाले हैं। ADR की रिसर्च में सामने आया है कि जानकर होने के बावजूद 35% वोटर्स क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को वोट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज को ऑर्डर दिया था कि वो बताएं कि क्रिमिनल्स को टिकट क्यों दिया गया, पर किसी पार्टी ने इसका पालन नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन को भी एक्शन लेना था, पर अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में देखा जाए तो 324 कैंडिडेट्स ने सिर्फ 5वीं से 12वीं तक की पढ़ाई की है, जबकि 322 ग्रेजुएट या उससे ऊपर की डिग्री वाले हैं। 18 डिप्लोमा होल्डर्स है, 6 सिर्फ लिटरेट है और 29 इलिटरेट है। उम्र के हिसाब से 196 कैंडिडेट्स 25 से 40 साल के हैं, 394 46 to 60 इयर्स के हैं और 106 कैंडिडेट 61 to 80 साल के हैं और 3 कैंडिडेट्स 80 साल से ऊपर हैं। 72 महिला कैंडिडेट्स हैं और एक ट्रांसजेंडर कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता किस बेसिस पर वोट देगी, क्रिमिनल केसेस, पैसे देखकर या फिर विकास और नीतियों को ध्यान में रखकर। फैसला